हाँ, तो आपका फिजिक्स का चैप्टर लाइट पूरे 8 नंबर का आपने स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो आपको वेरी गुड कि आपने जो पिछला अपन ने जो चैप्टर किया था फिजिक्स का, बहुत ज़बरदस्त वॉच टाइम उसके अंदर आपने दिया, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप, मैंने उस वीडियो को देखा है, तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी मैं आपको फिजिक्स फेवरेट बना दूंगा, आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 9 लाइट जैसा आपने 7 पढ़ा था उससे और ज़्यादा बेटर तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको करना क्या है, रेगुलर स्टडी करनी है। और इस चैप्टर की मैं अगर बात करूँ लाइट की, तो इसके 2 पोर्शन है, एक तो थ्योरी का पोर्शन और एक न्यूमेरिकल का पोर्शन, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल पक्का आता है हर साल और एक क्वेश्चन थ्योरी का भी आता है, लेकिन इस बार 8 नंबर का तो हो सकता है 2 न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ थ्योरी आ जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा, चित्र बनाने वाला, डायग्राम बनाने वाला, तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो वो आएगा जिसमें अपन को इमेज बनानी है। वो कह देगा कि जब ऑब्जेक्ट सी व एफ के बीच हो, इतनी शानदार ट्रिक से उस बताने वाला हूँ कि आपको टेबल नहीं देखनी, आपको इसके अंदर 2 टेबलें हैं, 2 टेबल तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स के अंदर है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, 4 टेबल होगी कुल मिला के, यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन चारों में 4 टेबलें भी याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार करने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन यानी कि जो प्रतिबिंब दिखाएंगे अपन, इमेज का पूरा चित्र बनाएंगे, वो वहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी आएगी, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल हो सकता है, 3 नंबर की थ्योरी हो सकती है और 2 नंबर का डायग्राम, ऐसे करके 8 नंबर का पोर्शन है फिजिक्स का, ये वाला चैप्टर लाइट। बहुत ही ईजी तरीके से करने वाले हैं, हालांकि कुछ मुश्किल बना दिया लोगों ने, बाकी मुश्किल है नहीं फिजिक्स, जब वो आपने 7वें चैप्टर में देख भी लिया होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो लाइट यानी कि प्रकाश। आज का वीडियो कुछ फॉर्मूलों से रिलेटेड और कुछ थ्योरी से रिलेटेड, यानी कि लगभग चीज़ें आपको याद करनी है आज के वीडियो में, ठीक है। 8 नंबर का ये चैप्टर है, 8 मार्क्स का, पूरे 8 नंबर लेने बड़ी बात है भाई, है ना। तो प्रकाश के बारे में नॉर्मल सब जानते हो, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है, कि जब कोई प्रकाश या लाइट, सूर्य का प्रकाश मान लो, घर में लाइट जलती वो मान लो, कोई सी मान लो, जब वो किसी वस्तु पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है ना, तो वहाँ क्या करता है कि कुछ कलर को, कुछ रंगों को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब परावर्तित करता है, और वो परावर्तित करने के बाद में करता है क्या है, वो हमारी आँखों से टकराता है, आंखों में इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे, और रेटिना फिर सूचना करता है अपने माइंड को, मस्तिष्क को, ठीक है, और मस्तिष्क सूचनाओं को बता के हमें वो चीज़ दिखने लग जाती है सिंपली। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आता प्रकाश क्या होता है, लेकिन एक बता रहा हूँ इस तरीके, मतलब ऐसा मान लो कि जिसकी आंखें हैं, तो आंखों से दिखने वाली हर चीज़ जिसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, समझ पा रहे हो, और इमेज रेटिना पे बनेगी, रेटिना माइंड को सूचित करेगा, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ें तो चलो नॉर्मल सी बातें हैं। अब यहाँ से अपन आज जो पढ़ेंगे हर चीज़ याद करने वाली होगी, तो थ्योरी लिखाऊंगा कुछ तो, और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जब अपन, तो उनके लिए फॉर्मूले। तो जैसे इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एक तो दर्पण, पूरी बात सुनना, दर्पण का मतलब मिरर है ना, और एक अपन पढ़ेंगे लेंस, और लेंस का मतलब लेंस। मेरी बात समझ में आ गई, ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो एक चीज़ आएगी दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला, और एक चीज़ पढ़ोगे आप लेंस है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, ये अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो, अच्छा हाँ बताना भूल गया मैं, आपको 2 पेज स्टार्टिंग के, जो ये नोट्स का आपने अलग नोट रजिस्टर जो बनाया फिजिक्स का, उस फिजिक्स में स्टार्टिंग है 2 पेज आपको खाली छोड़ने हैं। खाली छोड़ने का मतलब उन 2 पेज में ये चीज़ें लिखनी है, अभी वाली फॉर्मूले लिखने हैं, थ्योरी नहीं लिखनी। तो ये आज जो लिखूंगा आधा लगभग 1 पेज भर जाएगा इनसे, और 1 पेज और रहने देना, वो आगे और कोई फॉर्मूले आएंगे, खास बात जो आएगी उसको अपन स्टार्टिंग 2 पेज में लिखा करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको थ्योरी, जो आज की वीडियो में जो थ्योरी लिखवा रहा हूँ वो स्टार्ट करनी है, लेकिन स्टार्टिंग का 1 या 2 पेज छोड़ देना, उसमें अपन खास बातें लिखा करेंगे। तो दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला वो क्या होता है, और लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब आप ये सोच रहे होंगे कि VUF क्या होता है, बिल्कुल सही सोचा, बता देता हूँ अभी आपको
कि अगर मैं v की बात करूं, u की बात करूं और f की बात करूं, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, पूरी बात सुना, प्रतिबिंब की दूरी। बताता हूँ अभी क्या एक्चुअली प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पर इमेज या छाया है, शेडो। मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी कि इमेज डिस्टेंस, पूरी बात समझते हुए चलना। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और ये होता है बिंब की दूरी, या फिर बिंब दूरी भी बोल सकते हो, बिंब दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीज़ें आपको याद करनी है, हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन कब, जब इन चीज़ों को पहले पहचान लोगे। जैसे अपन मैथ्स में पढ़ते हैं एपी, तो एपी में अपन लिखते हैं कि टर्म को एन से दिखाएंगे, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर। वैसे ही ये है, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कोई इमेज बनाएंगे, अपन डायग्राम बनाएंगे, तो टकरा के जो पीछे इमेज बनती है उसको देख के बोलते हैं वी। ये सब बातें आगे काम आएगी। और एफ का मतलब है फोकस दूरी, एफ का मतलब फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ये तीन बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, पहला दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ऐसे ही लेंस फॉर्मूला, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, 1/v - 1/u = 1/f, बस। बाकी v u f का मीनिंग सेम है। ये बात समझ में आ गई। ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला लिखो। तीसरा फॉर्मूला अपने काम आएगा एक मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनीयता, आवर्धन, और उसको पूरा बोलते हैं आवर्धनीयता, आवर्धनीयता मैग्निफिकेशन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है h'/h या फिर v/u भी होता है, और मैग्निफिकेशन को दिखाते हैं m से। तो ध्यान रखना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठेगा कि आवर्धनीयता मैग्निफिकेशन आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसको m से दिखाते हैं, h'/h और v/u, ये क्या है। तो v और u तो बता चुका, m का मतलब मैग्निफिकेशन, ये भी पता चल गया, आवर्धनीयता ये बता दूंगा, इसके न्यूमेरिकल करेंगे आगे। अब बात आई h' की, तो h' का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, पूरी बात समझना। हाइट ऑफ इमेज का मतलब, इमेज का मतलब है प्रतिबिंब, छाया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और दूसरा h, तो वो हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, यानी कि बिंब की ऊंचाई। ये तीन फॉर्मूले आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद करने हैं। और हाँ, एक चौथा फॉर्मूला और है। चौथा फॉर्मूला है R = 2f। R = 2f का मतलब, R की डेफिनेशन लिखवा दूंगा अभी आगे। R का मतलब है त्रिज्या, अभी बताऊंगा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वर्क करता है त्रिज्या। डायग्राम अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ये लिख क्या क्या कह रहा हूं मैं। और F का मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, जो अपन ने बात की, ये वाला F, ये फोकस दूरी, ठीक है, फोकल लेंथ। F का मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है, वर्क करता त्रिज्या है, वो इससे क्या होती है, दुगुनी होती है, फोकस दूरी से दुगुनी होती है। ये बात भी मैं आपको लिखाऊंगा आज ही थ्योरी में। तो ये मेरे फॉर्मूले लिखने का मतलब, आज लिखाने का लॉजिक क्या है कि ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, याद करनी है, और ये क्या कहाँ यूज़ होगी वो आगे पता चलेगा। जब अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सारी बातें वहाँ काम आएगी। तो मेरे तरीके से अगर आपने स्टडी करी ना, तो फिजिक्स बहुत आसान है, बेहद ईजी है। लेकिन अगर आप और कई तरीके से पढ़ रहे हो, बोर्ड भरे भरे उंगलियां घुमा रहे हो, तो फिर उसमें मतलब नहीं, वो कोई फिजिक्स थोड़ी होती है। तो इस चीज़ों को समझना है। अपन क्या करेंगे, अब थ्योरी के साथ में कुछ न्यूमेरिकल साथ चलाएंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ करेंगे कि न्यूमेरिकल, आप ऐसा कह रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ने लग जाओगे बाँचों के न्यूमेरिकल को, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी तैयारी करनी है। आज के जितने भी नोट्स हैं उनको लर्न करना है, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो याद हुए बिना नेक्स्ट पार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में अभी डेफिनेशंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। तो बहुत ऑथेंटिक लैंग्वेज में बना के लिखी है मैंने, अच्छे से अपन को इसको समझना है। ये यूं कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप नॉर्मली समझते होंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट या प्रकाश का किसी चीज़ पे पड़ना और पड़ के टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाना। वो किधर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। मेरी बात को ध्यान सुनना कि प्रकाश जो लाइट है वो किधर पड़ती है,
प्लेन सरफेस पे पड़ती है या खुरदरे पे पड़ती है। खुरदरे का मतलब होता है रफ सरफेस, मतलब जो उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा वहाँ लाइट पड़ती है, या फिर बिल्कुल प्लेन चमकीले पे पड़ती है, वो डिपेंड करता है उस अकॉर्डिंग उसका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन समझा दूँ प्रकाश के परावर्तन की। एक दूसरी बात ये कि साइंस से डिट्टो लैंग्वेज रखनी है अपन को। ठीक है, कि जब प्रकाश की कोई किरण, ठीक है, प्रकाश की कोई भी किरण एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। एक निश्चित दिशा, कोई फिक्स नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो का सरफेस कैसा है। यानी कि व्हेन लाइट रेज propagating through medium strike at the surface of medium and return back in a particular direction the medium, then this phenomena is known as reflection of light। पूरी बात सुनना कि देखो इसने क्या बात कही कि एक माध्यम का मतलब है जिधर से भी लाइट निकल के आई वो माध्यम। सेकंड माध्यम या सेकंड मीडियम कौन सा हुआ? सेकंड मीडियम वो हुआ जिस पे पड़ी। फर्स्ट मीडियम आना, सेकंड मीडियम जिस पे पड़ी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना, जिस दूसरे माध्यम के पृष्ठ से जो टकराएगी उसी माध्यम वापस को निश्चित डायरेक्शन में चली जाएगी, रिफ्लेक्शन लाइट कहलाती है। ठीक है, अब आपने लाइफ में नॉर्मली अपन आसपास में दो तरह के रिफ्लेक्शन देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इन ए रूटीन, यानी कि दैनिक जीवन में हम दो प्रकार के परावर्तन को देखते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, ठीक है, और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि विसरित परावर्तन। दोनों के मैंने डिफरेंट डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम भी बनाना है डेफिनेशन के साथ में। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है डिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बीम। होता क्या है कि जैसे बहुत सारी लाइट आई, पूरी बात को सुनना, बहुत सारी लाइट आने का मतलब है बहुत सारी प्रकाश की किरणें आई, तो अपन उसको क्या कह देंगे? जैसे एक वो सुना होगा घर में बुआरी होती है, बुआरी जैसे झाड़ू लगाते हैं तो उसमें एक एक तिनका जोड़ के बुआरी बन जाती है ना, पूरी उसको बांध देते हैं झाड़ू। तो वैसे ही जो ये इंसिडेंट रहे, बहुत सारी आएगी, रेज आती रहेगी, तो पूरी इकट्ठी जब रेज, बहुत सारी जब रेज आएगी उसको अपन क्या कहेंगे? इंसिडेंट लाइट बीम। आने वाली को मतलब इंसिडेंट मतलब आपतित, आना आपतित, रिफ्लेक्ट होके जाना परावर्तित। ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट हुई लाइट बीम, कौन सी? कि बहुत सारी लाइट रेज का आना। ठीक है, इंसिडेंट लाइट बीम, हिंदी में बोलते हैं आपतित प्रकाश पुंज, यानी बहुत सारी रेज आई, आने का मतलब आपतित प्रकाश पुंज को चिकना पृष्ठ, एक लिया अपने चिकना पृष्ठ। पूरे ध्यान देना, रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन किस में होगा? जब पृष्ठ चिकना हो। जब पृष्ठ क्या हो? चिकना हो, स्मूथ हो। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने को नियमित परावर्तन कहते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है उसी माध्यम में। जैसे इधर से लाइट आई, दोनों डायग्राम सेम है, इंग्लिश वाले भी यहीं से डायग्राम बनाएंगे। ये आपतित का इंसिडेंट रे आई, टकरा के वापस चली गई, आई टकरा के चली गई, आई टकरा के चली गई। ठीक है, ये है बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, एक फिक्स डायरेक्शन में आएगी, फिक्स डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि स्मूथ है। स्मूथ का मतलब चिकना पृष्ठ है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें है विसरित। विसरित का मतलब डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब खुरदरा। जिसमें ऐसा होता है, खुरदरे का मतलब हो सकता है यहाँ गड्ढा हो, यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई हो, ऐसे मतलब वो उबड़ खाबड़ है, खुरदरा है। खुरदरे में मामूली से भी फर्क आएगा तो डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे लाइट आई, इधर चली गई, ये आई, हो सकता है उधर चली गई, इधर चली गई, मतलब फैल जाना, चारों ओर फैल गई। विसरित का मतलब फैल जाना, डिफ्यूज्ड। तो ये ध्यान रखना। वो हो गया अपना कि डिफ्लेक्शन इंसिडेंट लाइट बीम बाय स्मूथ प्लेन सरफेस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेम मीडियम इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद में ये डायग्राम, चिकना समतल पृष्ठ नीचे लिखना है हिंदी वालों को, इंग्लिश में लिखना है स्मूथ प्लेन सरफेस। ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस। सेकेंड है डिफ्यूज्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शंस इन द सेम मीडियम बाय रफ सरफेस इज नोन एज डिफ्यूज्ड, यानी कि खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बखेरने के या बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, विसरित हिंदी वालों को वैसे ही पता चल जाएगा, बिखेरना। पृष्ठ कैसे होने चाहिए? खुरदरे। आपतित में पृष्ठ कैसे होने चाहिए? चिकना। भूल मत जाना, इसमें चिकना पृष्ठ है, इसमें खुरदरा पृष्ठ है। इसमें उसी एक सेम दिशा में जाएगी, जबकि इसमें फैल जाएगी। बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है ना। इसके बाद में
एक चीज़, एक क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश वाले ये करके ये डायग्राम, डिफ्यूज करके ये डायग्राम, हिंदी वाले ये बना के ये डायग्राम, ये लिख के ये डायग्राम, ये काम हो गया आपके डेफिनेशंस का। अब एक क्वेश्चन बनता है जो आपने सुना भी होगा कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दिन में, ठीक है। तो इसका देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है कि आपको पता है जो हमारा वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ सूक्ष्म कण है। उनसे जब लाइट टकराएगी तो वो क्या करेगी, उस पर लाइट टकराने से उस पर ऐसा मान लो कि रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन रिफ्लेक्ट करेगी किसको, ज़्यादा करेगी ब्लू लाइट को, नीली को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। इस वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पूरी ध्यान रखना कि जब सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, तो उन गैसों या सूक्ष्म कण अणु से प्रकीर्णित होता है। प्रकीर्णित का मतलब रिफ्लेक्ट, उस पर लाइट पड़ेगी तो प्रकीर्णित होगा। जो नीले रंग की तरंगें है ना, वो सबसे ज़्यादा विस्तृत होती है, वो ज़्यादा फैलती है। फिर बता दूं, नीले रंग की तरंगें जो ब्लू लाइट रे हैं, वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूज होती है, सबसे ज़्यादा फैलती है, सबसे ज़्यादा विस्तृत होती है। और यही वजह है कि हमें जो हमारे आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। यानी कि वायुमंडल की गैसों के अणुओं से प्रकीर्णित होता है सूर्य का प्रकाश, तो नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विस्तृत होती है, अतः हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 100% 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पूछा जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कि when sunlight enters the atmosphere then the air molecules scatter blue light more than the scatter, यानी सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, thus daytime sky is blue। लिख सकते हो more than they scatter red light, ठीक है, रेड लाइट से ज़्यादा स्कैटर होती है, thus daytime sky is blue, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रीजन पूछा जा सकता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको साथ के साथ नोट करनी है। हाँ, तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फिर डेफिनेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया और आएगा, इसको एज इट इज आपको मैं तो कहता हूँ रटना है, डिट्टो शब्द भी वही होने चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बहुत ईजी, समझ के याद करना है, यानी कि परावर्तन के नियम। देखो कुछ ही थ्योरी है, उसके बाद में न्यूमेरिकल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल में तो मैं आपको पीएचडी करवा दूंगा, तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपका कहीं नहीं जाएगा, ये 2 न्यूमेरिकल आ गए तो सबसे बढ़िया, लेकिन कुछ थ्योरी है उसको तो अपन को अलग से याद करना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि कोई सरफेस, सपोज ये सरफेस है, मतलब ये कोई पृष्ठ है, माध्यम सेकंड, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए कि ये कोई माध्यम है, ठीक है, इनसे हवा, इसके ऊपर ऐसा मान लो कोई सरफेस है, उसके ऊपर हवा, सेकंड मीडियम कौन सा, हवा, और दूसरा ये वाला अपना हो गया परावर्तक, रिफ्लेक्टर, जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। पूरी बात सुनना, परावर्तक पृष्ठ इसको क्यों नाम दिया PQ को, जहाँ से लाइन रिफ्लेक्ट होगी, मतलब पढ़ के जिधर भी जाएगी। आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट होके जो जाती है। दूसरी बात, एरो का ध्यान रखना, चिन्ह इधर से आ रही है तो इधर एरो बनाना, उधर जा रही है तो उधर एरो बनाना, ये 100% वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात है। तीर का निशान एरो को गलती मत कर देना, ठीक है। तो देखो ये परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं ये इन दोनों का आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु होता है, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, आर इन सेम प्लेन, तीनों आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखो एक तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल बोल दो चाहे परपेंडिकुलर बोल दो चाहे अभिलंब बोल दो हिंदी में, तीनों, ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब या परपेंडिकुलर, तीनों इस आपतन बिंदु पर, यानी कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक ही समतल, तीनों इस एक ही जगह होते। देख लो भले, ये भी यहीं पर आके रुक रहा है, ये भी यहीं से जा रही है और ये भी यहीं पर है, यानी कि तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पक्की बात है भाई, जहां लाइट आके गिरेगी वहीं से तो जाएगी, और उनके बीचों बीच एक एंगल बनता है, अभिलंब परपेंडिकुलर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, गुड। पहला नियम याद हो गया। दूसरा, आपतित किरण, ये सबसे बड़ी बात है, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, जिसको अपन इंसिडेंट, देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, आई से, तो आई से दिखा रहे हैं। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड, शुरू किससे हो रहा है, आर से, तो आर,
एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आपतित किरण जितना कोण इस अभिलंब पे बनाती हैं उतना ही कोण ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ बनाती हैं। समझ में आ गई? यानी कि द एंगल extended by incident ray with the perpendicular same as the angle incident by reflected ray with the perpendicular। ठीक है, दोनों एक ही जगह सेम टू सेम एंगल बनाएंगे। इसीलिए लिखा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको अपन आई से दिखा रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको अपन आर से दिखा रहे हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। या लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। समझ में आ गई? यानी कि हाँ, ये बोल दिया मैंने, किरण विलंब के साथ बनाती है। इसका अर्थार्थ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई बराबर आर। वेरी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई ना? हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायग्राम आपको साथ में बना के आना है। ठीक है, ओके। अब मैंने छोटी मोटी कोई डेफिनेशंस और लिखी है जो इस आप चैप्टर को मजबूत बनाएगी। जैसे अपन पढ़ेंगे आगे मिरर, अपन पढ़ेंगे मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण होता क्या है? बेसिकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है दर्पण। एक कांच होता है और कांच के एक पृष्ठ पर, मतलब दो भाई कांच के दोनों तरफ हो गया नॉर्मल कांच। कभी आपने देखा हो तो नॉर्मल जिसके एक तरफ पेंट किया होता है, पेंट कर दो चाहे कलर बोल दो, उसको क्या करते हैं कि उसके एक तरफ चाहे कोई सा भी हो एक तरफ क्या कर देंगे उसको पेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की या फिर चांदी की, सिल्वर की, दोनों की एक थोड़ा सा एक लेयर चढ़ा के उसके ऊपर कलर कर दिया जाता है हल्का सा। ठीक है, ताकि वो पृष्ठ कैसा बन जाए, परावर्तित बन जाए, रिफ्लेक्टेड बन जाए और फिर इसके दूसरी तरफ हमें हमारी शक्ल दिख जाती है या ठीक है इमेज बन जाती है, वो दर्पण है। यानी कि दर्पण क्या कहलाता है? सामान्यतः जो कांच होता है उस कांच के एक पृष्ठ को सिल्वर्ड करके, समझ पा रहे हो, सिल्वर्ड कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, एक ही बात है, सिल्वर्ड करके परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। उसको कैसा पृष्ठ बना दिया जाता है? परावर्तक। और ये बेसिकली क्या कहलाता है? दर्पण। यानी कि मिरर आर ऑफ्टन यूज्ड एंड रिफ्लेक्टर्स एंड आर मेड बाय सिल्वरिंग ए सरफेस ऑफ ए ग्लास। ठीक है, कोई ग्लास के ऊपर सिल्वरिंग कर दी जाती है। ये नॉर्मल सी बात है। कोई 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगी दर्पण क्या है तो आप लिख सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समतल दर्पण जो होता है ना, प्लेन मिरर, जो अपन अपना फेस जिसमें देखते हैं वो हमेशा प्लेन मिरर होता है। पूरी बात सुन लिया आपने? जिसमें हम हमारा चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर या समतल दर्पण होता है। इस समतल दर्पण या प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है कि जितनी हमारी शक्ल है उतनी शक्ल उसमें दिखती है। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि इतना सा मुंह इतना बड़ा दिख जाए। समझ पा रहे हो? इसीलिए तो प्लेन मिरर है, अवतल उत्तल नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर के अंदर हम हमारी शक्ल देखते हैं, जितनी हमारी शक्ल होती है उतनी उसमें इमेज बनती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर 1 मार्क्स में, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। तो पहली बात आप ये लिखोगे कि जितना बिंब का साइज है, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे अपना चेहरा एक ऑब्जेक्ट है, उस किसके लिए, उस प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए हमारा चेहरा एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमें जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, वो इमेज है। हम ऑब्जेक्ट, हमारा चेहरा, उसमें दिखना प्रतिबिंब यानी कि इमेज है जो हमें दिख रहा है। ठीक है, छाया बोल दो, फोटो बोल दो, उसको बेसिकली 2-3 शब्द बोल सकते हो। तो ध्यान रखना कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी का मतलब शक्ल इधर से वैसी की वैसी दिखती है, मतलब उल्टी नहीं दिखती। वर्चुअल आभासी का मतलब जो जिससे हमें आभास होए, मतलब सीधी बनती है। इस आभासी को या वर्चुअल शब्द को समझने का मतलब है सीधा बनना, एज इट इज बनना। समझ में आ गई क्या? ठीक है। When फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। एक बात समझना। दूसरी, साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब फेस है, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे कुछ भी हो सकता है, उतनी की उतनी साइज उसमें दिखती है, इमेज बनती है। यानी कि समतल दर्पण, ये तो हो गया। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समझ में आ गई? ओके। फिर एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट और है कि व्हेन वी, ये तो देखा होगा आपने, अपन कोई जैसे पी, कोई पी लिखा हुआ उठाते हैं और उसको ऐसे मिरर के सामने करते हैं तो अपन को पी उल्टा नजर आता है। मतलब वर्ड लिखे हुए, जैसे आपने एम्बुलेंस वगैरह भी नाम लिखे हुए उल्टे लिख रहे होते हैं ताकि अपन को इधर से देखने पर सीधे दिख जाए। ये कुछ बातें होती है। तो व्हेन वी लुक
at our image in a mirror, then we observe that our left part is right. दायां भाग बायां दिखता है इन द इमेज एंड वाइस वर्सा, और ऐसे बायां भाग दायां, दायां भाग बायां, वाइस वर्सा का मतलब एक दूसरे के से उल्टे दिखते हैं। दिस चेंज इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो पहली बात तो ये कि अगर ये इस हेडिंग से क्वेश्चन आए, पूरी बात सुनो, कि इमेज फॉर्मेशन इन ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण का वो इमेज क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो प्रतिबिंब समझाओ, तब आपको ये तीनों बातें लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। या फिर अलग से पूछे ये डेफिनेशन कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो आपको ये लिखना है कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, लेफ्ट राइट राइट या लेफ्ट दिखता है, तो इस घटना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब होता है कि हाँ, यहाँ से दर्पण के सामने खड़े होकर जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है, या फिर बायां भाग दायां बन जाता है। समतल दर्पण में दिखाई पड़ने वाले इस परावर्तन को पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। 100% डेफिनेशन पूछोगे, लिख दोगे ना अच्छे से, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और है, मैंने लिख दिया, जगह थी इसलिए लिख दिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, इन्फिनिटी फोकस दूरी। बात पढ़ेंगे अपन आगे, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे फोकस दूरी के। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, तो आपको एग्जाम में लिख के आना इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन, तो वो होगी निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। वैक्यूम में निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा, ये अपना वेग कुछ भी नहीं हो, ठीक है, ऐसा लाइक स्पेस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे जो अपन को साथ के साथ करते रहना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब मैंने जितनी भी बातें बोर्ड पे लिखी है, एक से बढ़ एक है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जो डायग्राम बनाएंगे अपन, ठीक है, उन डायग्राम में ये हर चीज़ बात समझ में आएगी। कौन सा ध्रुव होता है, मतलब कौन सा पोल होता है, कौन सा सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस, कौन सी त्रिज्या होती है, कौन सा मुख्य अक्ष होता है, मतलब प्रिंसिपल अक्ष होता है, कौन सा आपका रेडियस कार्वेचर होगी, हाँ, कौन सा कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी वक्रता केंद्र होता है, सारी बातें उसमें काम आएगी। फिर दूसरी बात अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण यानी कि मिरर, और मिरर के बाद पढ़ेंगे लेंस। तो मिरर के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना, उसके बाद अपन डायग्राम पढ़ेंगे, थ्योरी पे जाएंगे। यानी कि स्पेरिकल मिरर एक्चुअल में होता है गोलीय दर्पण, जैसे आपको नाम में ही पता चल रहा है गोल है वो, गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल शेप का है। तो मिरर्स हैविंग स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, यानी कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं वो गोल होते हैं, गोलीय होते हैं, वो गोलीय दर्पण कहलाते, ठीक है। और बेसिकली गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब अवतल और उत्तल ये दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों के अलग अलग के डायग्राम पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही शानदार तरीके से। तो अवतल दर्पण जो हैं, ठीक है, अवतल दर्पण ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्र, तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, मतलब देखो सर्कल है अंदर की ओर, इसको अपने गोला मान सकते हैं, गोले का टुकड़ा, स्पेयर का टुकड़ा ही तो है ये, अंदर की ओर वलयितर, बाहर ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। यानी कि स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव की बात करें अपन, स्पेरिकल मिरर्स हुज कवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड फ्रॉम इनसाइड, अंदर की ओर, आर नोन एज कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम बना सकते हो छोटा सा चाहो तो, ठीक है। 1 मार्क्स में डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन लिख के डायग्राम बना दो। देन उत्तल दर्पण, ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनका बाहरी भाग, ये देखो ये जैसे ये, जिनका बाहरी भाग, इसके लिए ये बाहरी है, बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करे। परावर्तक का मतलब जैसे इसका ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, ये वाला पास रिफ्लेक्टिंग था, लेकिन इसमें उल्टा, इसमें ये अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग है लेकिन मुड़ा हुआ उस तरफ है। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब इसके अंदर होता तो ये कौन सा हो जाता, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल हो जाता। तो ध्यान रखना इसका जो बाहरी भाग है, इसका बाहरी भाग तो ये वाला हुआ, ये वाला, इसका बाहरी भाग जो इसका अंदर है वो इसका बाहरी हो गया। समझ गए क्या? जब डायग्राम बनाऊंगा तब सारी बात समझ में आ जाएगी, अभी इसको सिर्फ समझो।
बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है, उन्हें उत्तल दर्पण कहते हैं। सच स्पेरिकल सर्फेसेस हुज आउटर पार्ट इज यूज्ड एज मिरर सरफेस आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अब ये छोटे छोटे डेफिनेशन है ये इमेज फॉर्मेशन के लिए, और दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ इमेज फॉर्मेशन का, ज़बरदस्त। आपको एक ही बार में एक तरीके से ट्रिक मान लो आप, सारी की सारी जो टेबल है ना, टेबल कोई याद नहीं करनी, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो पोल, ध्रुव। ठीक है, दर्पण के वक्र पृष्ठ के बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सारी बातें समझाऊंगा विद डायग्राम। अभी आपको इन नोट्स बनाने याद करने हैं कि हाँ हो सकता है, वैसे तो कम ही पूछा जाता है ये छोटे छोटे डेफिनेशन, लेकिन जैसे पोल को किससे दिखाएंगे, ओ से, ये याद कर लो। सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी वक्रता केंद्र को किससे दिखाएंगे, सी से। और रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, आर से। और प्रिंसिपल अक्ष तो खैर वो प्रिंसिपल अक्ष होता है तो एक रेखा होती है। और फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ उसको दिखाएंगे स्मॉल एफ से। ध्यान रखना स्मॉल एफ। अब चाहो तो मुख्य अक्ष को अपन आगे बात करेंगे, प्रिंसिपल कैपिटल एफ से दिखाते हैं इसको, लेकिन वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ हो गया, फोकल लेंथ है स्मॉल एफ। और एक नोट लिखा है मैंने, ये आर इक्वल टू 2f, जो मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया, वैसे तो वही वाली बात है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। फिक्स है ये, यानी कि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो r इक्वल टू 2f। ठीक है, हालांकि सारी न्यूमेरिकल के लिए काम आएगी बातें, बता दूंगा मैं। अब देखो एक एक डेफिनेशन चाहो देख लो। ध्रुव किसे कहते हैं कि दर्पण के वक्र पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। वक्रता केंद्र सी से जिसको दिखाते हैं। तो देखो गोला, ही मैंने यहाँ पर गोला क्यों लिखा, यानी कि यहाँ पर स्पेयर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि मिरर स्पेरिकल है, यानी कि उसको अपन एक गोला मान सकते हैं क्योंकि वो गोले का एक टुकड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ कार्वेचर की डेफिनेशन अगर 1 मार्क्स में पूछे तो द सेंटर ऑफ स्पेयर ही लिखना है। ब्रैकेट में स्पेरिकल मिरर लिख सकते हो तो ये समझेगा एग्जामिनर और आप भी कि स्पेयर का मतलब आपने इसको स्पेरिकल मिरर को स्पेयर माना है, क्योंकि स्पेयर में ही अपन सेंटर मानते हैं। सेंटर पॉइंट ओ से दिखाते हैं, पता है ना, और सेंटर पॉइंट ओ से रेडियस होती है त्रिज्या। तो द सेंटर ऑफ स्पेयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कार्वेचर, ब्रैकेट में स्पेरिकल मिरर लिख सकते हो। ठीक है, फिर रेडियस ऑफ कार्वेचर इसको आर से दिखाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यानी कि अभी डायग्राम बना दूं मैं, लेकिन रहने दो, फिर एक साथ बना दूंगा। पोल का मतलब ध्रुव, वहां से लेके और सेंटर ऑफ कार्वेचर यानी केंद्र बिंदु तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो सी है। फिर रेडियस ऑफ कार्वेचर हो गया ना, सॉरी वो रेडियस है। रेडियस का डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड रेडियस, यानी कि रेडियस कौन सी हो गई, जो पोल से लेके सेंटर ऑफ कार्वेचर तक की वो वक्रता त्रिज्या हो गई। यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, और मुख्य अक्ष ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले सरल रेखा को कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अक्ष किसे कहते हैं, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कार्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ बता दी मैंने, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कहाँ से, ध्रुव से लेके फोकस के बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो फोकस दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है, इज नोन एज फोकल लेंथ। वेरी इजी है। अभी आप चाहो तो इन सब बातों को मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ठीक है, कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हालांकि ये सब इमेज फॉर्मेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ें होती कहाँ पर है। ठीक है, ओके। हाँ, तो इन सब डेफिनेशन को समझने के लिए आप एक डायग्राम ले सकते हो। मैं चाहूँ तो डायग्राम ले लिया, जैसे ये सपोज अपने लिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। पूरी बात सुनना, चाहता तो उत्तल भी ले लेता, कोई भी ले लो, ये सारी बातें आगे समझ में आ जाएगी। अवतल दर्पण है, ठीक है, इसको यहाँ ये जो मैंने क्या कहा था अभी सारी बातें डेफिनेशन लिखवाई थी, तो ये होता है पोल। समझ में आ रहा है, ध्रुव, पोल का मतलब ध्रुव। और यहाँ अपन दिखाएंगे सेंटर यानी कि वक्रता त्रिज्या, सॉरी वो सेंटर ऑफ कार्वेचर वक्रता केंद्र हो गया सी। फिर यहाँ पर जैसे इमेज बनेगी इसके ऊपर टकरा के वापस आएगी तो वो होगा एफ, मुख्य प्रिंसिपल एक्स मान लो, मुख्य अक्ष मान लो एफ होगा। ठीक है, ये इसको अपन ये ओ नाम दे देंगे। तो ये इस तरीके की जो डेफिनेशंस आएगी, एम ए नाम देंगे, ये सारी बातें जितनी भी है ना वो यहाँ यूज होगी। तो मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया है, बाकी जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा ना आपको, तब ये सारी बातें वहाँ लिखेंगे, जब आपको समझ में आएगी अच्छा ये सी है वो। तो डायग्राम में दिखने वाली बात अलग चीज़ है। एग्जाम में इन सब की डेफिनेशन अगर पूछ ले
तो मैंने लिखवाई है। मेरी बात समझ में आ गई। डेफिनेशन आपको लर्न करनी है और ये चीज़ें तो समझा ही दूंगा मैं आपको जो अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये आज की जितनी भी थ्योरी पढ़ने पड़ी, फॉर्मूले पढ़े, सारे याद करने हैं। जब तक याद नहीं हो इसका पीछा नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वीडियो जब तक आए तब तक इसको अच्छे से लर्न करके रखना, ठीक है। ओके।